हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक्सपेक्टोरेंट टॉपिक कवर कर लिया था, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटीटसिव्स ड्रग। तो वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की। तो सिंपल भाषा में सबसे पहले आपको ये वर्डिंग समझनी होगी कि एंटीटसिव्स का मतलब होता क्या है। एंटी का क्या मतलब होता है कि किसी से विरोध करना, और टसिव का मतलब क्या होता है, टेस्ट। टस का मतलब होता है कफिंग, का मतलब खांसी करना। तो सिंपल भाषा में हम ऐसा कहें कि ऐसे एजेंट या ऐसी ड्रग जो खांसी आने का विरोध करे, इसका मतलब आपको खांसी ना आने दे, उनको क्या बोलेंगे हम, एंटीटसिव ड्रग। सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसा समझ गए कि ऐसे एजेंट जो कि टस को एंटी करते हैं, इसका मतलब कफ को एंटी, उसका विरोध करते हैं, उनको बोलते हैं क्या, एंटीटसिव ड्रग या एंटीटसिव एजेंट। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपके सामने एक सिरप लेकर आने वाला हूं, जैसे ये देखिए, इसमें आपका क्या है, डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन एचबीआर एंड क्लोरफेनाइलमेलिएट एंड फेनाइएपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड ओरल सॉल्यूशन है। ये जो ड्रग है, ये सिंपली जो सिरप है, इसको हम मतलब जो हमारी सूखी खांसी होती है उसमें यूज करते हैं। अब ये वाली जो चीज है ना, ये जो हमारी चीज है डेक्स्ट्रोमेथोप्रेन, ठीक है, ये जो चीज है ये हमारी एक लेयर फॉर्म करती है, कहाँ पे, जहां पे हमको खांसी आने वाली होती है। ये चीज भी अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, कैसे लेयर बनाती है, कैसे आपको प्रोटेक्ट करती है, एंड ये सब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंटीटसिव का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो ये सिम्पटोमेमेटिक रिलीफ। अब जैसे आपने फार्माकोलॉजी में फर्स्ट में पढ़ा होगा कि जो ड्रग्स होती है वो 6 टाइप की होती है, सिम्पटोमेमेटिक, क्यूरेटिव, ठीक है। उसके बाद हमारी जो पिल्स वगैरह की टाइप ड्रग होती है। तो सिम्पटोमेमेटिक का मतलब क्या होता है कि जो सिम्टम्स को क्या करती हैं, ट्रीट करती हैं। इसका मतलब जैसे आपको अस्थमा है, अस्थमा में आपको खांसी आ रही है, तो अस्थमा में खांसी को ट्रीट करने के लिए हम कौन सी ड्रग लेंगे, उसका नाम क्या हो जाएगा, सिम्पटोमेमेटिक। तो सिंपल भाषा में सिम्पटोमेमेटिक ऐसे ड्रग होती है जो कि सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, उनको बोलते हैं सिम्प्टोमेटिक ड्रग्स, ठीक है। ऑफ अनप्रोडक्टिव कफ, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अनप्रोडक्टिव कफ का मतलब क्या होता है कि जो हमको आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो सूखी खांसी में जो कफ निकलता है, जो हमारे स्पुटम के साथ लबेड़ा नहीं हुआ था, सिंपल भाषा में उसके साथ मिक्सचर नहीं बनाया हुआ होता है, उसको बोलते हैं अनप्रोडक्टिव कफ। तो ये जो ड्रग होती है सिंपली सूखी खांसी में इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग होती है, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसको यहाँ पे हिंदी में भी लिख लिया। तो जो एंटीटसिव ड्रग होते हैं वो काम कैसे करती है, सिंपली ये क्या करती है, दो काम करेंगी। पहला काम क्या करेंगी कि ये कफ सेंटर को सप्रेस कर देंगी, और जब कफ सेंटर सप्रेस हो जाएगा, चाहे वो सेंट्रली हो चाहे पेरिफेरली। सेंट्रली का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको कफ का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया था, कहाँ से निकल रहा था, वो मेड्यूला से, ठीक है। आपके ब्रेन में मेड्यूला था, ठीक है, वहां पे जब सिग्नल जा रहा था तो वो क्या कर रहा था, इफरेंट नर्व के द्वारा सिग्नल दे रहा था खांसी आने के लिए, इसका एग्जाम्पल बताया था। और पेरिफेरली, इसका मतलब क्या है कि अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपके कोई म्यूकस ज्यादा जम गया है, उसको बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये हमारा एंटीटसिव ड्रग काम करेगा। अब सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि होते क्या है एंटीटसिव एजेंट। जिसे आप देखिए, आपके गले में कभी खराश हुआ होगा, मान लीजिए कि आपका गला है और आपने विक्स का ऐड आता है टीवी पे, वो आपने देखा, तो वो बोलता है कि गले में खिचखिच, मतलब उससे कोरोना वायरस की तरह से एक होता है कीड़ा, वो उसके गले में क्या होता है, टहलता रहता है। अब ये जब टहलता रहता है तो ये क्या करता है, सिंपली जाके इस मतलब लेयर पे, जो हमारी सेल होगी, इस लेयर पे क्या करता है, अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पर आपको खुजली टाइप की होने लगती है। और जब खुजली टाइप की होने लगती है तो आप सिंपली क्या बोलते हैं, हमारा यहाँ पे हमारा गला खराब हो गया है, या हमारे थोड़ा खजुलाहट है वगैरह, ठीक है, ये सब बोलते हैं। कि उसके बाद फिर बहुत लोग करते हैं क्या कि हमारा अगर मतलब यूवेलाइटिस बढ़ गया, बढ़ गया, बहुत लोग बोलते हैं कि टॉन्सिलाइटिस बढ़ गया, लेकिन वो फेरिंजाइटिस वगैरह भी हो सकता है। तो जब ये मतलब सिंपल भाषा में आप समझिए कि जैसे ये आपका कोई भी, मान लीजिए कि कोई भी एजेंट है, फॉरेन मटेरियल है, जो आपके इस म्यूकस लेयर से जाकर के इंटरेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो थोड़ा खुजली ईचिंग टाइप का प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको कम करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देंगे। कि जैसे देखिए, जैसे ये आपका मान लीजिए कि कोई वायरस है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, इसके ऊपर ऐसे डंडे लगे हुए, जैसे कोरोना वायरस मान लीजिए ऐसे डंडे लगे हुए हैं। तो अब अगर हमको इसको इस डंडे के, जैसे डंडा जाएगा, ये डंडा हमारे सेल के ऊपर लगेगा, तो क्या करेगा, कांटे की तरह से चुभेगा, तो हमको क्या हो जाएगी, खजुलाहट हो जाएगी। अब हम ऐसी ड्रग लें कि ये इसके ऊपर एक ऐसी लेयर बना दे। अब जब ये ऐसी लेयर बना देगा तो सिंपली ये कांटा क्या आपके सेल के पास चुभेगा, नहीं चुभ पाएगा, क्योंकि ये लेयर के अंदर हो जाएगा। तो ये जो स्मूथ लेयर होगी, वो स्मूथ लेयर आपके जो मतलब सेल मेम्ब्रेन होगी वहां पे अटैच करेगा, और सिंपली ये आपके हो गई सेल, और ये हो गई आपके जो मतलब लेयर बन गई, और बीच में आपका क्या हो जाएगा, वो जो फॉरेन मटेरियल है। तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, सिम्टम मतलब ये सिम्पटोमेमेटिक रिलीफ मिल जाएगा, इसका मतलब आपको कफिंग बंद हो जाएगी। तो ये होते हैं हमारे एजेंट, ऐसे ये काम करते हैं कि सिंपली क्या करते हैं कि एक लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से आपको खांसी आनी कम हो जाती है। सिंपल सा इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था ऐसे था। अब इसके जगह पे आप जैसे कोई भी गाढ़ी चीज ले सकते हैं, जैसे आप स्ट्रेप्सिल्स लेते, आप विक्स लेते, वो आपके लार्वा की सहायता से क्या होता है कि अंदर जाता है, उसमें आप खूब मिक्स करते हैं, खूब चबाते हैं, ठीक है, सक करते हैं, तो वो क्या करता है, एक लेयर फॉर्म करता है। उसके बाद हम
ड्रग यूज करते हैं, ड्रग भी जैसे हनी हो गया, वसाखा हो गया, तो वो सब हमारे इतने मतलब थिक मटेरियल होते हैं कि जाकर के एक लेयर बना लेते हैं। ग्लिसरीन हो गया, ठीक है, वो लेयर जब बना लेंगे तो वहां पर जो भी हमारे ड्राइनेस होगी वो हमारी खत्म हो जाएगी। तो ये हमारी होती है एंटीटसिव ड्रग। अब इसका क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये हमारे बेसिकली 3 टाइप की होती है। एक ऐसी ड्रग जो कि आपके सीधा ब्रेन पे काम करती हो, पहली ड्रग हो गई वो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग हो गई। दूसरी ड्रग ऐसी ड्रग जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका मतलब क्या है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पे काम करती है, उसको बोलते हैं पेरीफेरली एक्टिंग ड्रग्स। और तीसरी ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो कि सेंट्रल एंड पेरीफेरल दोनों नर्वस सिस्टम पे काम करके हमको एंटीटसिव एक्शन देती है, उसको बोलते हैं थर्ड कैटेगरी की ड्रग। तो सिंपली हम एक एक करके तीनों के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। पहला क्या आता है आपका ओपियोइड्स एगोनिस्ट। ओपियोइड्स का सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि ऐसे एजेंट जो कि हमारे ब्रेन को सप्रेस करते हैं उनको बोलते हैं ओपियोइड एगोनिस्ट। तो सिंपल जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये जो ओपियोइड एगोनिस्ट हमारे ब्रेन में जाकर के इंटरेक्ट करेंगे और हमारे ब्रेन को सप्रेस कर देंगे। अब जब हमारा ब्रेन सो जाएगा, सुत जाएगा, तब क्या हो जाएगा, सिंपल भाषा में मेड्यूला भी सो जाएगा। अब जब मेडुला सो जाएगा तो मेडुला के माध्यम से क्या हो रहा था, हमारा कफ का प्रोडक्शन हो रहा था, कफ स्टिमुलेट हो रहे थे, जिसकी वजह से आपको खांसी वगैरह आ रही थी, सिंपल भाषा में कफिंग हो रही थी। तो जब हमारा मेडुला सो जाएगा वहां पे तो क्या हो जाएगा, वहां पे कफिंग बंद हो जाएगी। लेकिन ये आपके लिए एक हद तक खतरादायक भी है। अगर कफ आपका वहां पर मतलब कफिंग रुक गई तो सिंपल सी बात है कि जो आपके अंदर एक्सेस म्यूकस होगा वो वहां पर जमा का जमा ही रह जाएगा। इसीलिए जो भी हम ड्रग देते हैं उसके साथ में हम एंटी एस्थमेटिक जैसे सल्ब्यूटामॉल, टेरब्यूटालिन वगैरह ड्रग या लिवोसिट्राजिन ऐड करके या एम्ब्रोक्सिल वगैरह यूज करके या गोनिस्फेरिन वगैरह यूज करके जो कि हमारी क्या एक्सपेक्टोरेंट ड्रग होती है उसको देते हैं, ताकि जो भी हमारा म्यूकस है वो थिन हो जाए और खांसी के माध्यम से बाहर निकल आए। और एक्सेसिव खांसी को रोकने के लिए हम कौन से एजेंट का यूज करते हैं, एंटीटेसिव का। तो इसमें जो ड्रग होती है कौन होती है, कोडीन होती है एंड फोलकोडीन होती है। सिंपली जगह क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, वो सप्रेस करते हैं। और सप्रेस करने के बाद कहता है मेडुला सप्रेस होगा। और जब मेडुला सप्रेस होगा तो सिंपल सी बात है, आपका कफ का जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने देखा था फर्स्ट वीडियो में, तो वो क्यों हो रहा था, मेडुला के स्टिमुलेशन के कारण। अब दूसरी ड्रग आती है नॉन ओपियोइड ड्रग। नॉन ओपियोइड ड्रग में ऐसे ड्रग्स जो कि आपको सप्रेस नहीं करते हैं माइंड को, उसके बाद भी क्या करते हैं, वो मेडुला को सप्रेस करते हैं, जिससे आपको कफिंग से राहत मिलती है। जैसे यहाँ पर आपका जो पहली ड्रग है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, देखिए आप यहाँ पे जो ड्रग है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन HBr, ये ड्रग आपकी यहाँ पे देखिए सिंपली आपके मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। ये जो ड्रग होती है नॉन ओपियोइड होती है, मतलब ये ओपियोइड एगोनिस्ट नहीं होती है। इसका मतलब ये क्या, म्यू रिसेप्टर से जाकर के बाइंड नहीं करती है और आपके ब्रेन को सप्रेस नहीं करती है, बस्ट क्या करती है, ये सिंपली आपकी खांसी को कम कर देती है, ठीक है। उसके बाद इसमें अदर ड्रग आती है, कौन सी, नोस्केपेन आ गया एंड क्लोफेनिडॉल हो गया। ये सारी ड्रग हमारे मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद थर्ड ड्रग आती है एंटी हिस्टामिन, ठीक है, जो हमारी क्या होती है कि जो हिस्टामिन के रिलीज को रोकती है, जैसे डाइफेनहाइड्रामाइन, क्लोरफेनाइडामिन, प्रोमेथाजिन। अब ये वर्क कैसे करते हैं, सिंपली मतलब सिंपल भाषा में समझिए, खुजली हो रही है, खुजली मैंने आपको जस्ट ये बताया कि आपके गले में कोई फॉरेन मटेरियल चला गया, वो आपके म्यूकस के साथ छेड़छाड़ी करेगा, आपके सेल मेम्ब्रेन के साथ छेड़छाड़ी करेगा, कांटा लगा होगा, कांटा जब चुभेगा तो आपको खुजली होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो हमारी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग क्या करती है कि इन्फ्लामेशन को कम करती है, ल्यूकोट्रिन्स को कम करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करती है, वो कम क्या करती है, सिंपल भाषा में हम ऐसा कहें कि वो खुजली को ही कम कर देती है। तो जब हमारी जो एंटी हिस्टामिन की जो ड्रग लेंगे वो हमारी खुजली को कम कर देंगे, तो जो हमारे गले में फॉरेन मटेरियल होंगे उनकी जो खुजली करने की जो क्षमता हो जाएगी वो घट जाएगी और हमको सिम्पटोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पे क्लोरफेनाइडामिन है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्या है, क्लोरफेनाइडामिन मैलिएट, ठीक है। आप सिंपल इसमें देख सकते हैं कि ये ड्रग हमारी किस में, एंटीटेसिव कैटेगरी में ड्रग में यूज की सकती जा रही है। अगर हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में आपको दिखाना चाहें तो सिंपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो मेरे पास एग्जांपल नहीं है लेकिन मैं आपके सामने एक फोटो दिखा रहा हूँ। फोटो में आप देख सकते हैं कि वहां पर भी हमारे ये सारे एंटी हिस्टामिनिक एजेंट का यूज किया गया है, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, पहली कैटेगरी की ड्रग हो जाएगी। उसके बाद कौन सी ड्रग आएगी, जो हमारी पेरीफेरली मतलब जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे डायरेक्ट एक्ट करेंगी, उनको बोलेंगे क्या, पेरीफेरली एक्टिंग ड्रग। तो सिंपल में ये कौन सी होती है, डिमोल्सेंट। डिमोल्सेंट का मतलब क्या होता है, एक लेयर बना देने वाली चीज। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप चाय पीते हैं, ठीक है, चाय को कुछ देर के लिए रख लीजिए, उसके ऊपर देखेंगे लेयर बन जाती है, तो उसी को बोलते हैं डिमोल्सेंट लेयर। तो इसमें जो कैटेगरी आती है वो ढनी होती है, लिक्विडाइज होती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, सिंपली ये क्या करती है, आपके गले में जाती है, फेरिंग्स में जाती है, वहां पर एक लेयर बना देती है। लेयर बनाने का फायदा क्या होता है कि जो भी वहां पे फॉरेन मटेरियल या ऐसे एडवांटेड प्रोडक्ट या ऐसे अनवांटेड थिंग्स जो कि वहां पर होंगे और आपको क्या कफिंग प्रोड्यूस कर रहे होंगे, उनको क्या कर देंगे, रोक देंगे।
इसमें आपका हनी हो गया, लिक्वाराइस हो गया, वसाखा हो गया, ये सब हमारे केस में आते हैं, डिमल्सेंट में आते हैं। देखिए लिक्वाराइस का मतलब मुलेठी। सिंपल भाषा में अगर आप अपने घर वाले से पूछेंगे कि मुलेठी खाना अच्छा है कि नहीं है, तो बोलेंगे खांसी जब आती है तो मुलेठी आप खाइए। इसमें अदर ड्रग भी आती है, जैसे अदरक वगैरह आता है, मार्केट में बिकने वाली स्ट्रेप्सिल्स आती है, विक्स की टॉफी आती है, विक्स वेपोरब आते हैं, ठीक है। और जो आप सिंपली इनहेल करते हैं वो सारी जो ड्रग होती है वो जाकर के डिमोल्सेंट के कैटेगरी में आती है, वो जाकर के एक लेयर फॉर्म करती है। अभी इसका कैसे लेयर बना लेती है वहां पे, इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखेंगे। उसके बाद आती है लोकल एनास्थेटिक ड्रग। अब देखिए इसका काम किया, जैसे आपने सेंट्रली एक्टिंग ड्रग पढ़ा उसी प्रकार से ये भी काम क्या करेगी कि उस जगह को क्या कर देगी, थोड़ा सा मतलब सेंसिटिविटी वहां की घटा देगी। आप जानते हैं कि लोकल एनास्थेटिक ड्रग कैसी होती है, जो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे। तो हमने सिंपली जो हमारा पहला वीडियो था कफिंग के मैकेनिज्म, हमने क्या देखा था कि जब फिर से एक बार हम समझ लेते हैं कि जैसे ये मान लीजिए हमारा कोई फॉरेन मटेरियल है, ये जो फॉरेन मटेरियल हमारे जाकर के कहाँ से हमारे म्यूकस पे जाएगा या किसी भी एजेंट पे जाएगा या किसी भी ऑर्गन पे जाएगा, तो वहाँ पे कुछ इरिटेशन कॉज करेगा। अब जब ये इरिटेशन कॉज करेगा तो एफरेंट नर्व जो क्या होती है कि सीधा ब्रेन को क्या कहते हैं, सिग्नल पहुंचाती है। ये सिग्नल पहुंचा देगी कि भाई हमारे पास कोई अनवांटेड थिंग आया था। अब ये क्या करेगा, ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन क्या बोलेगा, इसका रिस्पांस देगा। तो ये क्या करेगा, इफरेंट नर्व के द्वारा इसको रिस्पांस करने के लिए क्या करेगा, एक एक्शन देगा। एक्शन कौन सा होगा, कफिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे क्या हो जाएंगे, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग हो जाएंगे। ये क्या करेंगे कि इस अगर यहाँ पे फॉरेन मटेरियल अटैक किया तो इस जो इफरेंट नर्व है इसी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। जो सेंसरी नर्व है इसको ब्लॉक कर देगा। तो जाकर के क्या करेगा, ब्रेन को सिग्नल दे नहीं पाएगा, और जब ब्रेन को सिग्नल नहीं देगा तो ब्रेन क्या करेगा, रिस्पांस नहीं करेगा। तो सिंपल भाषा में आपको क्या हो जाएगा, कफिंग नहीं होगी। इसमें आता है जाइलोकेन, आता है बुपिविकेन, आता है लिग्नोकेन, इसमें आते हैं। सिंपली इसका यूज नहीं किया जाता है। अदर ड्रग्स में आती है, जैसे हमारी कौन सी होती है, पिरिनॉक्सिडाइजीन होती है, ठीक है। ये भी हमारी किस कैटेगरी में आती है, पेरिफेरल ड्रग के एक्टिंग में आती है। उसके बाद आता है एक्ट ऑन बोथ, मतलब सीएनएस और पीएनएस दोनों पे काम होती है, वो होती है बेंजोनेट, ठीक है, नेटेट। इसका यूज बेसिकली हम नहीं करते हैं जनरल लाइफ में, ठीक है। बहुत ही सीवियर कंडीशन ऐसी आ जाती है जहां पर 8 हफ्ते की खांसी नहीं रुक पाती, उस कंडीशन में हम बेंजोनेटेट देते हैं। अब आते हैं फार्माकोलॉजी के ऊपर, मतलब जो हमारी जो एंटीटसिव ड्रग है इसके फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो कैटेगरी हमारी कौन सी थी, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, मतलब ऐसी ड्रग जो कि आपके ब्रेन पे डायरेक्ट वर्क कर रही है, उनको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग। इसमें पहला क्या था, ओपियोइड एगोनिस्ट, ठीक। ओपियोइड एगोनिस्ट क्या कर रहा था, सिंपली आपके क्या करके ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड कर रहा था और आपके कफ सेंटर जो कि मेडुला है उसको सप्रेस कर दे रहा था। अब जब उसको सप्रेस कर देगा तो क्या हो जाएगा, आपका कफिंग आप स्टार्ट ही नहीं होगी, रुक जाएगी और आपको खांसी से रिलीफ मिल जाएगी। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है इसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। आपने क्या पढ़ा था शुरुआत में, मैंने आपको एक्सपेक्टोरियन ने बताया था कफ का मैकेनिज्म। उसमें हो क्या रहा था, वो कीमो या मैकेनो रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा था। जब कोई फॉरेन मटेरियल जाकर के हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे अटैक कर रहा था, तब हमारा क्या होता है, कीमो और मैकेनो रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा था। वो क्या कर रहा था, एफरेंट नर्व के द्वारा मेडुला को या ब्रेन को सीधा क्या कर रहा है, सिग्नल दे रहा था। अब जब वो सिग्नल दे रहा था तो ब्रेन उसके प्रति क्या कर रहा था, रिस्पॉन्स दे रहा था। वो किस नर्व से दे रहा था, इफरेंट नर्व से दे रहा था। उसके बाद आपको कफिंग स्टार्ट हो रहे थे। तो सिंपली अगर हम ओपियोइड एगोनिस्ट का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कोडीन का हम अगर यूज कर रहे हैं, तो जो कोडीन होगा इस प्रोसेस को ही क्या कर देगा, हमारा सप्रेस कर देगा। इसका मतलब क्या है, जो अफरेंट नर्व है इसी को सप्रेस कर देगा। और हमारा जो प्रोसेस है, मतलब कहने का क्या है कि जो अफरेंट नर्व है वो मैकेनो रिसेप्टर तक जाकर के बाइंड नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब क्या है, ब्रेन हमारा कोई भी रिस्पांस नहीं दे पाएगा। और जब ब्रेन रिस्पांस नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, आपकी कफिंग जो हो रही थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद इसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखिए, कोडीन इस समय बैन हो चुकी है, पार्टिकुलरली मेडिकल स्टोर पे इसका बेचने का अलाउड नहीं है। आप कोरेक्स सिरप जानते होंगे, जिसको क्या कर देगा, बैन कर देगा। क्यों, क्योंकि उसको तो पहले खांसी के तरीके से यूज किया जाता था, खांसी को आराम करने के लिए, लेकिन उसका मिस यूज होने लगा। किस चीज में मिस यूज होने लगा, उसको सब लोग नशे की तरह के यूज करने लगे। मतलब समझ सकते हैं आप क्यों हुआ। उसके बाद आती है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब डिफरेंट ऑर्गन पे जो हमारी ये सेंट्रली एक्टिंग ड्रग ओपियोइड एगोनिस्ट है उसका हमारे डिफरेंट ऑर्गन पे क्या एक्शन हो सकता है। तो हमारे सीएबीएस पे मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या होगा, ये वैसोमीटर की एक्टिविटी को क्या कर देगी, कम कर देगी या डिप्रेस कर देगी। अब जब वैसोमीटर एक्टिविटी, सिंपल सी बात है, घट जाएगी तो प्रेशर भी घट जाएगा, आपका जो हार्ट है वो भी हमारा क्या जाएगा, डाउन हो जाएगा। जिसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन है, ब्रेडिकार्डिया। हाइपोटेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका डाउन हो जाएगा। और ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या हो जाएगा, आपकी जो पल्स रेट होती है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अब दूसरी बात आती है स्मूथ मसल्स पे।
स्मूथ मसल्स अब आपके हर जगह पाई जाती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, आपके स्टमक में, ठीक है, हर जगह पाई जाती है स्मूथ मसल। तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या कर देगा, कॉन्ट्रेक्शन कॉज करवा देगा। इसीलिए मैंने आपको जस्ट बताया कि इसका अस्थमा में यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ब्रोंको कॉन्ट्रेक्शन कॉज करवा कर अस्थमा को और सीवियर बना सकता है। तो ये यूरिनरी एंड रेस्पिरेटरी जो मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, इसको क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन कॉज करवाता है। इसकी वजह से इसको अस्थमा में यूज नहीं किया जाता है। अब जीआईटी के ऊपर क्या कॉज करेगा, ये पेरिस्टेलिक, देखिए पैराइटल से सिंपल सा मतलब समझिए, पेरिस्टेलिक मूवमेंट को क्या करता है, वो डिक्रीज कर देता है। अब जब पेरिस्टेलिक मूवमेंट आपका घटेगा तो सिंपल सी बात क्या है कि वहां पर एचसीएल का सिक्रेशन भी घट जाएगा, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा कि डायरिया कॉज होगी। और जब डायरिया कॉज हो जाएगी तो कॉन्स्टिपेशन रुक जाएगा। अब हमारे क्या इफेक्ट हो जाएगा, जीआईटी पे ये डायरिया कॉज करे थे। अब डायरिया को ट्रीट करने के लिए हमको कॉन्स्टिपेशन करवाना होगा। इसके लिए हम आज हमारे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगी जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, सॉरी नेक्स्ट मतलब लेक्चर वीडियो आएगी जहां पर हम जीआईटी ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर पढ़ेंगे कॉन्स्टिपेशन कैसे कॉज करवाते हैं। तो इसका आप गलत यूज मत करनिए कि किसी को भी आपके अपने दुश्मन को लेकर जाके दे दे, पता लगे उसको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, ऑन हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन को। इसीलिए इसको जो हमारी लैक्टेटेड मदर होती है उनमें ये क्या होता है, बैन होता है, उनको नहीं दी जाती है, उनके कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंतर्गत ये ड्रग आती है। उसके बाद क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एडनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स को क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है। अब इसके एडवर्स एक्शन भी कुछ होंगे, जैसे कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, ड्राई माउथ, हाइपोटेंशन, सेडेशन, ड्राई डिपेंडेंस, ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस क्या होती है, जो फार्माकोलॉजी फर्स्ट टाइम आपने आपको पढ़ाया था, डिपेंडेंस का मतलब क्या हो जाएगा, उसी के प्रति आप आदी हो जाएंगे। जैसे कोई शराबी होता है वो दारू पीने के आदी हो जाता है, उसी प्रकार से बोलते हैं ड्रग डिपेंडेंस, मतलब वो इस ड्रग के ऊपर क्या जाएगा, डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया क्या, आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ओपियोइड एगोनिस्ट। इसमें ड्रग आती है वो होती है कोडीन एंड फोलकोडीन। अब इसके अंतर्गत जो दूसरी ड्रग आती है वो कौन सी होती है, नॉन ओपियोइड एगोनिस्ट। इसका मतलब क्या है, ऐसी ड्रग जो ब्रेन को सप्रेस ना करती हो उसको क्या बोलते हैं, नॉन ओपियोइड ड्रग। तो ये जो ड्रग होती है क्या करती है, कफ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक मुक्का मारा, आपने घुमा करके मुझको एक मुक्का मारा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। सिंपल भाषा में न्यूटन का तृतीय नियम। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आपने कोई फॉरेन मटेरियल आपके अंदर गया, इसने क्या किया, तुरंत अपना एक्शन शो कराना शुरू कर दिया कि भागो यहाँ से बाहर निकलो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको हिचकी कब आती है, मतलब जब जैसे पानी पी रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है जैसे इसको बोलते हैं उसू चढ़ जाना, आपका पानी जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है, फिर उसको जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको क्या करता है कि भगा देता है वहां से, उसके माध्यम से क्या होता है आपके नाक से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ड्रग होती है वो डिप्रेस कर देगी किसको, कफ के रिफ्लेक्स को, और जब रिफ्लेक्स को ही कम कर देगी तो हमारा शांत हो जाएगा। कहां से करेगी, मेड्यूलर से करेगी। तो इट इज डिवाइड ऑफ एनाल्जेसिक एंड एडिक्टिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि ये एनाल्जेसिक को जो एडिक्टिव प्रॉपर्टी जो होती है इसको डिवाइड करती है। डिवाइड का मतलब सिंपली इसको फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो ड्रग होगी ना आपको एनाल्जेसिक इफेक्ट देंगे ना एडिक्टिव प्रॉपर्टीज देंगे। इसका मतलब क्या है, आपको ड्रग डिपेंडेंस भी नहीं होगा। एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो इसका नोजिया, ड्राउजीनेस एंड कंफ्यूजन इसका एडवर्स एक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो सिंपली आप समझ चुके हैं कि मेडुला को जाकर ये क्या कर देगा, डिप्रेस कर देगा, एंड कफ रिफ्लेक्स हमारा डिप्रेस हो जाएगा। उसके एग्जांपल के तौर पे जो इसमें ड्रग आती है वो कहती है डेक्स्ट्रोमेथोफेन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया एन-एस्केपिन आता है। इसका एडवर्स एक्शन नोजिया, ड्राउजीनेस एंड कंफ्यूजन। एंड थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें तो इट प्रेजेंट एट एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इन मेनी कोल्ड मेडिकेशन लाइक डेल्सम हो गया, वैक्स हो गया, स्टेप्सिल्स हो गया, जो आपकी कोल्ड मतलब में यूज होने वाली ड्रग्स आती है उन सब में ये सब का यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको एक अभी जस्ट सिरप दिखाया था ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कोल्ड फ्लू, हे फीवर, ठीक है ना। एंड साइनेटिस का मतलब जो जुकाम वगैरह, मतलब जो आपके मतलब हमेशा जुकाम पकड़ लेता है, 3-4 दिन के अंदर जुकाम पड़ लेता है, उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग आती है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। तो सिंपली ये क्या कहते हैं, हिस्टामिन के सिक्रेशन को रोक देती है। और हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, इन्फ्लेमेशन कंडीशन के लिए एंड एलर्जिक कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि जो हिस्टामिन होता है वही हमारा एलर्जी कॉज करवाता है, और एलर्जी की वजह से हमको वहाँ पे ईचिंग वगैरह होती है। तो जो हमारी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती है वो ईचिंग को ही खत्म कर देती है। यह होता है इसका सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। तो जो एंटी हिस्टामिन आर फॉर्मुलेशन मतलब जो H1 एंटी हिस्टामिन होती है, जैसे क्लोरफेनारामाइड मेलिएट हो गया, प्रोमेथाजिन हो गया,
ठीक है। ये सब जो ड्रग होती है, फेनाइरामिन हो गया, ये हमारी H1 एंटाहिस्टामिन की कैटेगरी में आती है। इसका कफ फॉर्मुलेशन में यूज किया जाता है। दे हैव सेडेशन एंड एंटीकोलिनर्जिक एक्शन। सेडेशन का क्या मतलब हो जाएगा, आपके ब्रेन को सेड्यूस कर देगी, जिससे कि आपको थोड़ा सा ब्रेन सप्रेस हो जाएगा। एंड एंटीकोलिनर्जिक का मतलब क्या हो जाएगा कि सिंपली जो आपको ईचिंग से राहत दे देंगी और क्या हो जाएगा, आपका इन्फ्लेमेशन वगैरह कम हो जाएगा। तो ये जो ड्रग होती है यूज इन द पेशेंट हु सफर फ्रॉम स्लीपलेसनेस नाइट विद कफ, मतलब जो कफ के कारण रात में सो नहीं पाते उनके लिए इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि डिमलसेंट का मतलब क्या होता है, जो कि एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं हमारे म्यूकस के ऊपर या हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेंगे। अब जब ये लेयर फॉर्म कर लेंगे तो सिंपल क्या है, वहां पे हमारा कोई भी फॉरेन मटेरियल जाके रोक नहीं पाएगा, वो डायरेक्ट क्या जाएगा, आपसे स्टमक में चला जाएगा या बाहर निकाल दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द कफिंग या नॉन कफिंग मटेरियल। ठीक है, तो डिमलसेंट फॉर्म ए लेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ओवर द सेंसरी रिसेप्टर ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स तो आप समझ रहे हैं, जैसे फेरिंजाइटिस वगैरह होता है जिसमें आपको नमक पानी का गलाना नहीं करना होता, लेकिन आप नमक पानी गलाना कर लेते हैं क्योंकि डॉक्टर को आप सही से दिखाते नहीं, खुद आप डॉक्टर बन जाते हो। उसके बाद क्या होता है, आपका वहां पर और ज्यादा रेडनेस हो जाता है और आपको और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। आपके साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने नमक पानी से गलाना किया, उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो बोलते हैं, आप डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर ने गलत सजेशन दिया, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। अगर डॉक्टर को आपने अपना मुंह खोल के दिखाया होता तो आपको डिमलसेंट कैटेगरी की ड्रग लिखता और आपका नमक पानी से गलाला करने की सुझाव न देता। इसमें जो ड्रग्स आती है, लोजेंस आती है, जैसे लोजेंस में स्टेप्सिल्स हो गई, विक्स हो गया, हानी आती है, ग्लिसरीन होता है, टोलू सिरप होता है, लिक्वाराइज होता है, वसाखा लिप्स होती है, पेरीवेंकिल होता है, कैथरेंथस एंथ्रासिस होता है, तुलसी होती है। बहुत सारी ऐसी ड्रग होती है जो डिमलसेंट के अंतर्गत में आती है, जो कि एक लेयर बनाती है और आपको टस जो होते खांसी से आराम देती है। तो ये हो गया हमारे क्या, डिमलसेंट। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट ड्रग आती है वो कहते हैं लोकल एनास्थेटिक एजेंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, और जब सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो सेंसरी न्यूरॉन भी ब्लॉक हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, हमारे ब्रेन तक जा नहीं पाएगा। और जब हमारा नर्व हमारा ब्रेन तक जा नहीं पाएगा तो कफिंग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो शो नहीं हो पाएगा। इसमें जो ड्रग होती है वो जाइलोकेन, लिग्नोकेन एंड बपीविकेन होती है। जाइलोकेन आप सिंपल समझ सकते हैं कि जाइलोकेन आपका एक डिटॉल होता है, वहां पे भी आपका वहां पे मतलब ज्यादा डिसइंफेक्टेंट के रूप में वहां पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देती है। एंड दिस एजेंट यूनियन नेबुलाइज फॉर्म, और ये एजेंट होता है उसका नेबुलाइजर के रूप में, मतलब सिंपल में इनहेलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द नेबुलाइजर मशीन। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी की ड्रग आती है जो कि सीएनएस और पीएनएस दोनों पे काम करती है। तो सिंपली आप सीएनएस का भी समझ गए और पीएनएस का मैकेनिज्म भी आप समझ गए। तो इसमें जो ड्रग आती है वो होती है बेंजोनेटेट। ठीक है, अगर सीएनएस पे एक्ट करेगी तो मेडुला को क्या करेगी, सप्रेस कर देगी और कफ रिफ्लेक्स को रिड्यूस कर देगी। और पीएनएस पे अगर वर्क करेगी तो कफ रिफ्लेक्स जो लंग में होता है, जो रिसेप्टर होते हैं, उससे बाइंड नहीं होने देगी, और जब बाइंड नहीं होगी तो पेरिफेरिक कफ रिफ्लेक्स भी आपका घट जाएगा। तो सिंपली आज ये आपका टॉपिक एंटीटेसिव खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बायोडायनामिक के साथ, जो हमारा होगा हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का न्यू लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।